Hello, welcome to KDC. I welcome you all in this video and in this session हम लोग बात करेंगे कि आपका जो आगे बचा हुआ टाइम है 3 महीने का उसमें आप एनडीए की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। लगभग आपको पता है कि 10 अप्रैल को आपका एनडीए का एग्ज़ाम है और आज 15 जनवरी है और आज से लगभग 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम में आप कम टाइम में अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे प्लान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, इसके लिए हम आज स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि आप कैसे अप्रोच करें एग्ज़ाम को। जैसे कि आपको पता है कि एनडीए का एग्ज़ाम में 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक पार्ट होता है मैथमेटिक्स का जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा पार्ट होता है जीएटी का जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें 150 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब 600 नंबर्स के मार्क्स का पेपर वो होता है। और जो पहला पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, मतलब कि टोटल नंबर 120 इंटू वो तो आपके 300 नंबर का पेपर मैथमेटिक्स का होता है। तो अब इस हिसाब से हम कैसे आगे अप्रोच करें, उसके लिए हमें डिटेल वाइज सिलेबस को अच्छे से जांचना परखना होगा। तो जैसे कि पता है हमें कि मैथमेटिक्स के पेपर में 12th लेवल के मैथमेटिक्स के सारे पोर्शंस कवर होते हैं और जीएटी के पेपर में इंग्लिश जो ओवरऑल 50 मार्क्स अप्रॉक्स आती है, फिर साइंस जो ओवरऑल 50 मार्क्स अप्रॉक्स आती है और फिर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे 50-50 नंबर के तीनों सेक्शंस आते हैं। अब इन तीनों सेक्शंस के लिए अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए और उन्हीं एस्पेक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग द लेक्चर विद अ ब्यूटीफुल कोट बाय वेरी फेमस पर्सन जिनका नाम है विवेकानंद। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था यू आर जस्ट अ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट एक्शन एंड इट कंटेन्स दैट योर प्रेजेंट एक्शन डिफाइंस योर फ्यूचर। अभी अगर आप पास्ट में एवरेज स्टूडेंट रहे या मीडियोकर स्टूडेंट रहे, बीच वाले स्टूडेंट रहे, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। जैसे अभी कोविड के टाइम में तो हम लोगों की पढ़ाई में थोड़ा डिस्ट्रप्शन आया तो हम लोग वीक हो गए, उससे आपको डरने की बात नहीं है। आप बस अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी और अच्छे से प्लान बनाइए, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए, सिलेबस अच्छे से कवर कीजिए, PYQs दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। वो सब आप केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं कि आप अभी से मेहनत शुरू करें और आपको फ्यूचर में उसके फल दिखाई देंगे, जो ये कोट खुद ब खुद कहती है और जो बड़े महान इंसान स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा था। तो सिलेबस स्टार्ट करते वक्त हम देखेंगे जीएटी, जो आपका 600 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें पहला सेक्शन है इंग्लिश। तो हम लोग इंग्लिश देखेंगे कि इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या है। और इंग्लिश के सिलेबस में बेसिकली हमारे पास 2-3 सेक्शन हैं, जैसे कि इंग्लिश का एंटोनियम्स, फिर इंग्लिश में है सिनोनियम्स, फिर एडियम्स, फ्रेजेस, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, PQRS, स्पॉटिंग एरर, क्लॉज टेस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इसमें आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा वेटेज क्या है, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में जो भी वोकैब्स आपसे पूछा जाता है, वेदर इट बी एंटोनियम्स, वेदर इट बी सिनोनियम्स, और चाहे वो आपका फ्रेजेस हों या एडियम्स हों, इन सब का बेसिस होता है बहुत जनरल रेगुलर टर्म्स में जो यूज होता है। वो जैसे हिपोक्रेटिक, इसका मतलब क्या होता है, एलिवेट का मतलब क्या होता है, इलिशिएटेड का मतलब क्या होता है। तो मतलब बहुत जनरल चीज़ें जो आपको बहुत बेसिकली पता हो सकती हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी डीप रूटेड किताब से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जनरल किताब को आप फॉलो कर सकते हैं और इंग्लिश प्रिपेयर करने में आप 2 स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं इन योर प्रिपरेशन। एक तो आप उसके लिए न्यूज़पेपर कवर अप कर सकते हैं। तो एक आप न्यूज़पेपर पे ध्यान दीजिए, न्यूज़पेपर। और सेकंड आप किसी एक ग्रामेटिकल मेथड वाली जो बुक हो, ग्रामर पे जो थोड़ा थोड़ा बेसिस पे ध्यान देता हो, वैसी बुक को फॉलो कीजिए और न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो कीजिए। क्योंकि न्यूज़पेपर आपको किन किन चीज़ों पे बहुत अच्छी मदद करने वाला है वो है
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको क्लियर वेटेज देता है 10 नंबर की। अभी आप अगर पेपर रोज पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी। रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो आप किसी एक क्लॉज से आंसर फाइंड आउट करने में बहुत प्रिटी मच श्योर होंगे, जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर आपका क्लॉज टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप फिल कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते कई सारे एडिटोरियल्स ये सब पढ़ते पढ़ते आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें डेवलप होने लगती हैं कि अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यू विल मोनोटोनसली फीडिंग दी ब्लैंक्स, तो उसमें आप बहुत अच्छे से वेल एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फिर आपको ये PQRS में बहुत बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप जब बहुत सारा पढ़ते हैं तो आपको सेंटेंस का ऑर्डर सेट करना आ जाता है कि ये सेंटेंस कैसे सेट करेंगे, ये सेंटेंस कैसे सेट करेंगे। आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि प्रीपोजिशन, हाँ बहुत पहले एग्जाम नहीं शुरू होंगे, सेंटेंसेस जस्ट प्रीपोजिशंस नहीं शुरू होंगे, नाउन्स पहले आते हैं, फिर देन सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ग्रामेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि आप बेसिक किसी भी गाइडेंस से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे कोर्सेज को रेफर कीजिए, कोचिंग आइए, या किसी भी कोचिंग जिसको आप अच्छा मानते हो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ से फॉलो कीजिए। फिर एंटोनियम सिनोनियम्स के लिए आप कुछ नहीं, बेसिक एक रूल बनाइए कि मैं रोज 10 10 10 तीनों लर्न करूंगा, मतलब रोज का 30 अभी से, और बहुत सेलेक्टिव लर्न कीजिए, बहुत SSC CGL लेवल की और बहुत हाई लेवल की मत लर्न कीजिए, बेसिक लर्न कीजिए, और बेसिक रीडिंग एबिलिटी अगर अच्छी रखते हैं अगर आप, तो ये सारा कवर कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। और रही बात फिलिंग द ब्लैंक की, उसके लिए थोड़ा थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन आपको थोड़ा थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स और स्पॉटिंग एरर के लिए, दो चीज़ों के लिए आपको थोड़ा थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन, जैसे नाउन प्रोनाउन इनका यूज़ कैसे होता है, और कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे कैसे यूज़ करते हैं, और प्रीपोजिशंस कैसे, आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करना है, कौन सा कैसे यूज़ करना है, इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, इंटेंसिफायर कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, ये सब आपको बेसिकली बेसिक ब्रॉडर सेंस में आपको पता होना ज़रूरी है। और आपको अपना इंग्लिश का सिलेबस डिवाइड कर लेना है, दो अपना जितने महीने बचे हैं 2 महीने में, कि आपको आपके पास रिवीजन के लिए खूब मस्त टाइम मिल जाए, आपको रिवीजन के लिए, आपको कहीं रिवीजन के लिए दौड़ना भागने के लिए टाइम ना बचे, ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, बहुत बेसिक तरीके से प्रिपेयर कर लेना है कि रिवीजन के लिए आपके पास टाइम बचे, मतलब विद इन हाफ ऑफ ईयर मार्च इंग्लिश शुड बी वेरी मच कवर्ड, ऑलमोस्ट कवर्ड। सेकेंड पोर्शन विच दिस GAT पेपर इंक्लूड इज साइंस। अभी साइंस में हमारे पास 3 पोर्शन है भाई, साइंस में हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हम सबको पता है। जो इसमें सबसे अच्छा वेटेज देता है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में अगर हम लोग ऐसे करके अगर डिजिटल डिवाइड बनाए तो 90% जो क्वेश्चन हैं वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, एंड द 10% रिमेनिंग आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल पोर्शन, जो डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन से सॉल्व होने वाला है। तुम्हारा ऐसा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो आपको विद रिगार्ड्स टू एनडीए, अभी आपको एनडीए का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एनडीए की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट बेसिकली फोकस कीजिए। और फिजिक्स के 4 यूनिट हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, या उसके साथ मॉडर्न फिजिक्स पूरी जोड़ लीजिए, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको सबसे अच्छा वेटेज देने वाला कौन सा है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है संवेग के बारे में, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम से रिलेटेड सारी चीज़ें, मोशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, देन योर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बारे में पढ़ लीजिए। फिर आप सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ लीजिए, इलास्टिसिटी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कायदे से कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आने वाली हैं आपके एग्जाम में, तो उसको आप कॉन्सेप्चुअली कायदे से कॉन्सेप्चुलाइज करके हार्ड कोर प्रिपरेशन कीजिए। फिर उसके बाद आपको ऑप्टिक्स से, क्योंकि ऑप्टिक्स से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्टिक्स को आप प्रेफरेंस दीजिए। और ऑप्टिक्स में कवर करने के लिए रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वही सेम चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर कर लीजिए। और नेचुरल फिनोमेना जो ऑप्टिक्स की वजह से होते हैं, जो इनको ऑप्टिक्स की वजह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ब्लू क्यों दिखता है, स्काई मिराज कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिक्स में कवर कीजिए। फिर उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स है, तो थर्मोडाइनमिक्स में आपको कि पहले भाई दूध क्यों पहले ठंडा हो जाता है, पहले पानी क्यों ना ठंडा होता है, इनका लॉजिक पता कीजिए। तो आपको थर्मोडाइनमिक्स में भी फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, किस पे बेस्ड हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड हैं, केटीजी मतलब गैसों की कैनेटिक थ्योरी क्या है,
गैस कैसे व्यवहार करती हैं एक बंद बर्तन के अंदर, ये आपको डिटेल में पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको 4-5 मेन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे पोटेंशियल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद बैटरी और सेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप दंड चुंबक या बार मैग्नेट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसके बारे में बहुत अच्छे से ओवरऑल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। और फिर उसके बाद, जिसको हम लोग केमिस्ट्री भी इंक्लूड कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपका ऑलमोस्ट फिजिक्स का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, और 80-90% कवर कर लीजिए, बहुत। फिर केमिस्ट्री के पोर्शन में आपको बेसिक बेसिक जो केमिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि सिरका, विनेगर, फिर उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स में कौन सा एसिड है, टेमरिन में कौन सा एसिड है, और आपका सोडा कौन सा होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, और खाने वाले सोडे का फॉर्मूला क्या है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, और कौन कौन सा बेसिक बेसिक आयन, हेलोजेंस क्या क्या हैं, O2 और N2 के बेसिक बेसिक फीचर्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स कैसे कैसे होते हैं, कार्बन से के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, बेसिकली जनरल यूज में आने वाले सारे कंपाउंड्स के बारे में डिटेल से पता कीजिए, अच्छे से पता कर लीजिए, विनेगर, सोडा, और ताजे फ्रूट वाला, और भाई विटामिन सी में कौन सा होता है, खट्टे फलों में कौन सा होता है, मीठे फलों में कौन सा होता है, दूध में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ऐसे करके आप डिटेल में पढ़िए। फिर एसिड एंड बेस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर उसके बाद आपको टाइम मिले तो आप थ्योरीज के बारे में पढ़ लीजिए कि भाई हाँ, ये थ्योरी, मूल कॉन्सेप्ट किसने दिया, फिर हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, इनको डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी है, और इतने का ही पढ़िए आप, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे परेशानी। फिर रही कुछ कसर तो बायोलॉजी में आप ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, या फिर ह्यूमन का जस्ट स्केलेटन वाला, कंकाल तंत्र वाला हो, ये आपको ह्यूमन का बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के अगर आ रहे हैं तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आ जाएगा। तो आपका अगर ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छे से तैयार है तो आप 60% सिलेबस तो ऐसे ही कवर करके बैठे। फिर विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स तैयार कर लीजिए। भाई विटामिन और मिनरल्स जब आप तैयार करेंगे, उसके साथ साथ डिजीज और क्योर भी तैयार कर लीजिए। विटामिन डिजीजेस हो गई आपकी, उसके बाद आप सेल और सेल डिवीजन, भाई प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं सेल में, पावर हाउस किसे कहते हैं, एटीपी क्या है सेल का, डीएनए आरएनए क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, ये आप कवर कर लीजिए बायोलॉजी में। और इनको कवर करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाइए कि भाई जनवरी में ये टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि मेरा ये स्ट्रांग है, फिर फरवरी में ये टॉपिक कवर करने हैं। जैसे रही फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स में आप मान लो कि जनवरी चल रहा है, तो जनवरी और फरवरी में मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स और थर्मोडाइनमिक्स, ये तीनों कवर करेंगे, बाकी हम बाद में कवर कर लेंगे भाई, मार्च में कवर कर लेंगे कुछ 2-4 टॉपिक, और फिर उसके बाद रिवीजन के लिए टाइम हमारे पास 15 दिन का बच जाएगा। आप ऐसे करके एक स्ट्रेटजी, ओवरऑल होलिस्टिक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास बेसिकली तीसरे पोर्शन, जो जीएटी का तीसरा पोर्शन है, तीसरा पोर्शन है आपका जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। अब जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर्स में ये पांचों टॉपिक हैं। अब ओवरऑल वेटेज आपको दिख रही कि भाई हिस्ट्री का ओवरऑल बेस्ट वेटेज मिल रहा है आपको, मतलब 16 क्वेश्चन अप्रॉक्स मिल रहे हैं। फिर उसके बाद ज्योग्राफी, उससे भी अच्छी वेटेज आपको दे रही है, ज्योग्राफी दे रहा है आपको 18 to 20 अप्रॉक्स क्वेश्चन। तो आप अगर इन दोनों को भी कवर करते हैं तो यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सिलेबस, आपने 60% सिलेबस से ज़्यादा कवर कर लिया है, 70% के आसपास। ज्योग्राफी कवर करने के लिए आप 3 सोर्सेस रेफर कर सकते हैं। एक तो 11th की बुक, फर्स्ट वाली फिजिकल ज्योग्राफी कर लीजिए। फिर उसके बाद मैप के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, इंडियन मैप के रिलेटेड और बाहरी मैप के रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे कवर कर लीजिए। फिर अपना इंडियन एग्रीकल्चर और क्रॉप और मॉनसून, ये 3 चीज़ें आप कवर कर लीजिए। सॉइल मतलब इसी में आ गया, अभी ये 3 चीज़ें अच्छे से डिटेल में कवर कर लीजिए। और 11th की फिजिकल ज्योग्राफी के तो सारे फिनोमिना, प्रेशर बेल्ट क्या होता है, मानसून कैसे बनता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर में हवा कैसे चलती है, विंड जनरेशन, जेट स्ट्रीम, प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल हाइज, नेचुरल वेजिटेशन, सारे कवर करने हैं। ये बुक आपको छोड़नी नहीं, ये स्टार मार्क है, आपको कम से कम 10 नंबर तो दिला देगी।
फिर हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि एनिशिएंट और मिडिवल में आर्ट और लिटरेचर मतलब भक्ति मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, नैनार, सालवराज, फिर आईबीसी का इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी फिलोसॉफिकल सोसाइटिकल पार्ट है ना। और तो इसलिए आपको वहाँ पे कम फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से वेटेज कम है, वहाँ से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। सो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली चीज उसमें से है गांधीयन एरा। गांधीयन एरा मतलब 1900 से लेके आपको 1947 तक बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करके कवर करना है, वहां पे कुछ नहीं छोड़ना, और खासकर वुमेन रिलेटेड चीजें। फिर ट्राइबल और पीजेंट्स की जो अपराइजिंग हुई 1857 या उससे पहले भी थी, और जो भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं जैसा राजा राममोहन राय, ज्योतिबा बाई फूले, ये सारे कवर करने हैं और डिटेल में। छोटा नहीं कुछ, किस सभा को फॉर्म किया, कब फॉर्म किया था, उस सभा ने कौन सा स्पेशल काम किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का सिलेबस बहुत आसान है। पॉलिटी में सिर्फ 4-5 चीज़ें आपको कवर करनी होती है, क्योंकि आपका सिलेबस डाइवर्सिफाई करके बताता है। भाई पार्लियामेंट कवर कर लो, एफ आर मतलब एफ आर और डीपीएसपी मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये अच्छे से कवर कर लो। और उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट को अच्छे से कवर कर लो। बस ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इससे आपका 5 से 7 जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, कोई एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। फिर आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आप कर्व्स कर लीजिए, और एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे मतलब एग्रीकल्चर में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारा कवर कर लीजिए आप इकोनॉमिक्स। और लास्ट में रहा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के 3 पोर्शन है, आप डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस की सर्विसेज से रिलेटेड, डिफेंस के इक्विपमेंट से रिलेटेड एक, दूसरा नेशनल इंटरेस्ट में जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड, जो पैक्ट साइन हुआ, डील साइन हुई, कोई ग्रुप अलायंस फॉर्म हुआ, कहीं पे इंडिया की रैंकिंग में कोई रिपोर्ट आई, इंडिया के अंदर फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या हुआ, ऐसा करके, और प्रोजेक्ट जो भी चल रहे हैं वो। उसके बाद तीसरी चीज में आपका जो भी जीआई टैग, ये टैग, वो टैग, जो भी किसी अगर जीव को मिला या किसी ऑब्जेक्ट को मिला, किसी अच्छी चीज को मिला, वो आप कवर कर लीजिए। बस इन 3 एस्पेक्ट को कवर कर लीजिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वहां पे भी। बस ये 3-4 चीजें बेसिकली कवर करनी है आपको, और करंट अफेयर्स आपका तैयार। उसके बाद आपको इस वाले बेसिस पे लास्ट में जो आपका दूसरा पेपर है, वो दूसरा पेपर कौन सा है, दूसरा पेपर हम लोग देखेंगे, दूसरा पेपर है मैथमेटिक्स का। अभी मैथमेटिक्स ओवरऑल 120 क्वेश्चन आपको देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें सबसे अधिक वेटेज देने वाला टॉपिक कौन सा है, अलजेब्रा। फिर उसके बाद कैलकुलस, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट बराबर बराबर। फिर वेक्टर एंड 3D काफ़ी देता है, 3 नंबर पे इसको मान लीजिए, दूसरे नंबर पे ये है, पहले नंबर पे अलजेब्रा आपको देता है। फिर प्रोबेबिलिटी है ना, स्टैटिस्टिक्स, वो तो जनरल है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि जनवरी में, जो जनवरी का जो टाइम है, उसमें आपको एटलीस्ट अलजेब्रा 80% कवर करनी है, और फेब में आपको कैलकुलस प्लस वेक्टर एंड 3D, ये 2-3 टॉपिक जनवरी से लेकर फरवरी या फरवरी प्लस 10 डेज तक आपको कवर कर लेने हैं, ये आप मान के चलें। और बाकी बचे जो ये 10 डेज मार्च के और उधर 20 मार्च तक जो आपके बचेंगे दिन, उनमें आपको ये बेसिक छोटे छोटे टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल से पढ़ रहे हो आप, अगर पढ़ने में अच्छे हो तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर स्टैटिक्स, ये 4 टॉपिक आपको उसमें कवर करने हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, भागिए मत, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको कवर नहीं करना। आपको कोशिश क्या करनी है, इन सारे दिए गए टॉपिक्स में से आप कितना, आप कोई, जैसे टॉपिक दिए गए हैं आपको पूरे 7, तो 7 में से आप कोई 5 टॉपिक चूज कीजिए, और उनकी मतलब 100% प्रिपरेशन कीजिए, बजाय 7 टॉपिक और 70% प्रिपरेशन के। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला अपनाइए, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दीजिए, और प्रिपरेशन को लाइन अप कीजिए, एक प्लान बनाइए कि इतने दिन में ये, इतने दिन में ये, और फॉर्मूलेज रिवाइज करते रहिए टाइम टाइम से, जो कि की है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को ख़त्म कर देना। उसके बाद जो इस पेपर में आपका सबसे अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं ओवरऑल, बाद में उस पर हम लोग बात करेंगे, और वो क्या है, वो है आपके पीवाईक्यूज और रिवीजन। अभी आप चाहे जितने पढ़ने में तेज हो, और चाहे जितना आपने कवर कर रखा है, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो
आपको कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं है और सब भूल जाओगे। तो रोल ऑफ रिवीजन, नो वन कैन अंडरमाइन इट। तो आपको रिवाइज प्रॉपरली करना है, फ्रिक्वेंटली करना है, टाइम टाइम से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए हर सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, और टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहिए। मॉक टेस्ट देते रहिए कि आपको सेक्शनल चीज़ों में, जैसे आपने कवर किया ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का एक मॉक दीजिए, ज्योग्राफी के 3-4 मॉक दीजिए, देखिए सब में अपना परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि मैं ज्योग्राफी की ओवरऑल मार्किंग में, जैसे कि मान लो 20 क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स का आ रहा है, तो मेरे 60 से लेके 50-60 मार्क्स मेरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि इसमें भी कम आ रहे हैं, इससे भी कम, तो वो आप एसेस कीजिए। फिर जब आपका कम से कम एटलीस्ट 60 to 70% अगर सिलेबस कवर हो जाए, तो आप कहाँ जाइए, PYQs के पास। और आपको ये पेपर देने से जाने से पहले कम से कम 4 से 8 PYQ सॉल्व करने जाने हैं, मिनिमम 4 तो करके जाइए ही, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। PYQ आपको 3-4 चीज़ों में हेल्प करते हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर देंगे, आप टाइम से पहले चीज़ें सॉल्व करने लगेंगे। दूसरा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देंगे। तीसरा, आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पेपर कैसा आने वाला है, नेचर पता चल जाएगा पेपर का। और इसके लिए PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद आपको काम करना है अपने प्रायोरिटीज पे। यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज इन विच एरियाज यू आर स्ट्रांग। तो आप सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट के टॉपिक उठाइए, टॉपिक में अपने आप को रेट कीजिए, और जिस पे आप भाई 1 से लेके 5 तक रेटिंग लिखिए। जिस पे आप 3 to 5 रेटिंग दे रहे हो, उन पे पहले स्टार्टिंग में खूब फोकस कीजिए, उनको अच्छे से तैयार कीजिए, और 1-2 वालों को बेसिकली अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो छोड़ दीजिए। 3 से 4 वाली रेटिंग जो आपका पहले से कोर एरिया था, और विद उनका मार्क्स ऐड करते रहना है कि भाई ये मार्क्स अच्छे दे रहे हैं कि नहीं। अगर मार्क्स अच्छे दे रहे हैं तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और इस एग्ज़ाम में मस्त नंबर लेके स्कोर करके झंडा गाड़ के आइए। और जो आज का मूल मंत्र है इस पूरे सेशन का, वो है आपका 70-30 प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, 70-30 प्रिंसिपल कहता है कि 30% ऑफ योर सिलेबस इज इक्वल टू 70% ऑफ योर मार्क्स। 30% ऑफ सिलेबस इज इक्वल टू 70% ऑफ मार्क्स। इसके लिए आपको एनालाइज करना है, और हम आगे वीडियो लाएंगे कि इस वाले पेपर में या इस सब्जेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो तो आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको खुद से एनालाइज भी करना है। एनालाइज कीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और कौन से ऐसे नहीं जिनसे पूछा ही नहीं जाता, तो उनको मत पढ़िए। जिनको अच्छे से पूछा जाता है उनमें खूब फोकस कीजिए, सो दैट 30% ऑफ योर नोट्स कुड फेच यू 70% ऑफ द मार्क्स। इस पे ध्यान दीजिए। और एट द एंड विदा लेने से पहले हम आपका KDC में स्वागत करते हैं। आप जब चाहे हम लोगों का कनेक्ट कर सकते हैं वाया दीज नंबर्स। इससे 8299889339 से इस पे कवर कर सकते हैं, या ये दोनों नंबर दिए गए इन पे, और ज्वाइन कर सकते हैं। हमने आपके लिए बहुत अच्छे वेल डिज़ाइन कोर्स फॉर NDA, CDS एंड एयरफोर्स X and Y ग्रुप सबके लिए चालू कर रखे हैं, और आप इनरोल कीजिए। और वी हैव वेरी कंसाइज मटेरियल, हम आपको वही पढ़ाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। पूरा सब पढ़ाने के चक्कर में, माथापच्ची करने के चक्कर नहीं पड़ते हम, इसीलिए आपको वही पढ़ाएंगे जो आएगा, और कंसाइज्ड नोट से आपको अच्छा रिजल्ट मिले, हमारी यही कामना है। और विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस NDA एग्ज़ाम। और आप बहुत अच्छा स्कोर करके आए, झंडा गाड़ के आए, अपने देश और माँ बाप का नाम रोशन करके आए। और हमारी यही विश है, यही कामना है कि आप सब के सब इंडियन एयर फोर्स में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करें। एंड थैंक्स टू योर प्रिपरेशन एंड योर प्लानिंग। और उसको ज़रूर ध्यान रखें कि आप प्रिपेयर और प्लान कैसे करते हैं, केवल सपने मत देखिए, और सपनों के लिए काम कीजिए। तो विवेकानंद जी की लास्ट कोट से खत्म करेंगे कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जय हिंद एंड टेक केयर।